आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग औपचारिक तौर पर आखिरकार खत्म हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दोनों के बीच अब समझौते के एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 5 बजे दोनों नेताओं ने दस्तखत के साथ ही ये समझौता अब जो सिग्नेचर हुआ उसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में इमैनुअल मैक्रों के साथ डिनर के दौरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर दस्तखत किया। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी को ईरान और मध्यस्थ देशों तक पहुंचा दिया गया। इस बीच ईरान ने भी एक तस्वीर जारी की जिसमें वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पेज़ेश्कियान समझौते पर दस्तखत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन कर दिया था। पहले दस्तखत की सेरेमनी कल यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत आश्चर्यजनक तरीके से फ्रांस में ट्रंप ने यह डील साइन कर दी है, तो तेहरान में पेज़ेश्कियान ने डील पर दस्तखत कर दी। इस डील के बाद अब दुनिया भर की निगाहें हॉर्मुज पर हैं। इस डील में साफ साफ कहा गया है कि हॉर्मुज से बिना टोल टैक्स लिए कारोबारी जहाज़ों को आने जाने की इजाज़त होगी। अमेरिका समंदर से नाकेबंदी हटाएगा। ईरान हॉर्मुज में से उन माइंस को क्लियर करेगा जो उस युद्ध के दौरान वहां बिछाई गई थी। इस डील में यह भी साफ लिखा गया है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म होगी। अमेरिका और उसके एलाइज लेबनान के मोर्चे पर जंग खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी डील जो ईरान के पक्ष में जाती दिख रही है वो यह है कि $300 बिलियन का फंड अमेरिका और उसके सहयोगी मतलब खाड़ी देश युद्ध के दौरान ईरान में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फंड देंगे, जिससे ईरान में दोबारा निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा। तो ये वो साइनिंग सेरेमनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि G7 समिट चल रहा है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांस में मौजूद हैं और उसी दौरान उन्होंने इस हस्ताक्षर सेरेमनी के दौरान इस अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने ईरान में इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट की कॉपी दोनों ही देशों के साथ साथ जो मीडिएटर देश हैं उन्हें भी भेजी जाएगी। एमओयू पर साइन करने के बाद ईरान की तरफ से पहला रिएक्शन आया। ईरान की तरफ से कहा गया कि एमओयू पर साइन होते ही इस पर काम शुरू हो चुका है। ईरान ने भरोसा दिया कि हॉर्मुज को जल्द सुरक्षित कर दिया जाएगा ताकि वहां से जहाजों को बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी रोक टोक के उनकी आवाजाही हो सके। साथ ही ईरान ने यह भी भरोसा दिया कि वो जल्द से जल्द समझौते की शर्तों को पूरा करेगा। तो एमओयू पर साइन करने के बाद अब ईरान का भी रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर सामने आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा। जो भी शर्तें इस एमओयू के तहत दोनों ही देशों के बीच जिनको लेकर अग्रीमेंट हुआ था उन शर्तों को माना जाएगा। और अब सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म हो चुका है। दूसरा 60 दिन के अंदर अंतिम समझौते पर भी सहमति बन जाएगी। 30 दिन में नेवी की नाकेबंदी हटाएगी। 19 जून को यानी शुक्रवार के दिन स्विट्जरलैंड में या फिर जिनेवा में फाइनल दस्तखत होंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिकली जो साइन हो चुका था जेडी वेंस और बाकर गालिबाफ के बीच, लेकिन उससे पहले ही पेरिस में डिनर के दौरान जब मैक्रों के साथ ट्रंप डिनर कर रहे थे उसी दौरान जो है ये हार्ड कॉपी पर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। मतलब ये कि वक्त से पहले अभी 19 जून वाला जो प्रोग्राम है उसका क्या होगा वो भी आने वाला वक्त बताएगा। अच्छी बात यह है कि जंग खत्म करने पर दोनों देश सहमत हो गए और जो फाइनल डील थी उसकी हार्ड कॉपी जो है वो साइन हो चुकी है। अब देखिए सबसे पहला जो इसमें बात कही गई, सारी शर्तें क्या क्या हैं इसमें। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दोनों देश दखल नहीं देंगे। ईरान चाहे अमेरिका में और अमेरिका ईरान के अंदर 60 दिनों के अंदर जो अंतिम समझौता है उस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी और उसके लिए जो सारी शर्तें हैं वो पालन दोनों देश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर गौर होगा। अमेरिका 30 दिनों में अपनी जो नेवी है जिसके जरिए उसने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है उसको वो हटा लेगा। ये वो मुख्य पॉइंटर हैं जिनके जरिए ही आने वाले वक्त में जो लॉन्ग टर्म समझौता होगा वो डिपेंड करेगा। ईरान 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज को सभी जहाजों के लिए सुरक्षित तौर से खोल देगा और हॉर्मुज पहले की तरह से सामान्य वहां पर ट्रैफिक हो जाएगा। सभी कारोबारी जहाज वहां से बहुत आराम से गुजर पाएंगे। जो माइंस बिछी हैं उनको हटाया जाएगा। हॉर्मुज से 60 दिनों तक बिना टोल टैक्स दिए जहाज गुजरेंगे। 60 दिनों तक बगैर किसी टोल टैक्स के जहाज जो है वहां से गुजर पाएंगे। इसके बाद एक मैकेनिज्म की बात हो रही है जो ईरान ओमान के साथ मिलकर के एक मैकेनिज्म बनाएगा और
उसके बाद क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 7वां पॉइंट क्या है, यूएस और उसके सहयोगी ईरान के लिए $300 बिलियन का फंड बनाएंगे। बहुत बड़ी रकम है। जो ईरान का रिकंस्ट्रक्शन का काम है, जो वहां पर तमाम तबाही हुई, उसके लिए $300 बिलियन का निवेश होगा। 8वां पॉइंट, ईरान से यूएन और IAEA के प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर अलग अलग तरीके के, उसके ऑयल सेक्टर पर, उसके बैंकिंग सेक्टर पर, वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह भरोसा ईरान ने एक बार फिर से दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बार बार ईरान की तरफ से पहले भी कहा जाता रहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। अंतिम समझौते तक ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बदलेगा। जो परमाणु कार्यक्रम की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई बदलाव 60 दिनों के अंदर नहीं किया जाएगा। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों को अमेरिका छूट दे देगा। यानी जो मैंने जैसे कहा कि जो ऑयल सेक्टर पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी है अमेरिका ने, वो पाबंदियां उठा ली जाएंगी। 12वां पॉइंट क्या कह रहा है, ईरान की फ्रीज की गई जो संपत्ति दुनिया भर में है उसे चरणबद्ध तरीके से रिलीज किया जाएगा। कई बिलियन डॉलर की संपत्ति दुनिया भर के अलग अलग देशों में ईरान की है, जब पाबंदियां उस पर लगाई गई थी उस वक्त की। और 13वां पॉइंट क्या है, समझौते की निगरानी के लिए एक खास मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो आने वाले वक्त में इस लॉन्ग टर्म समझौते का भी की निगरानी करेगा कि दोनों देश अपने अपने समझौते की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 14वां पॉइंट, अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिलेगी। यानी संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी के बाद जो है वो अंतिम समझौता जो है उस पर उसकी साइन होगी और इस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और ईरान इस तरीके से मुख्य धारा में आ पाएगा। तो MOU पर साइन होने के बाद जब ट्रंप से यह सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। You signed the deal? You signed? Signed it in first shot. You signed. You signed the deal? MOU? It's signed. You signed? You signed it in first shot. You signed. तो पेरिस में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जब वो डिनर के बाद जा रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा उस डील को लेकर जो कहा जा रहा था कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में होनी है, लेकिन उस डील पर आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक हस्ताक्षर कर लिए गए और उसके बाद शांति का एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक विशेष पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं आप। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों से ही हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रदीप जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कि अलग अलग देशों की इकोनॉमी पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अंशु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से ये समझौता हुआ ये एक सरप्राइज फैक्टर नहीं था। बहुत टाइम से नेगोशिएशंस चल रही थी, शर्तों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अंततः जिन 12-13 शर्तों पर यह समझौता आकर हुआ है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए शांति के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से राहत भरा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर, और पूरे विश्व के लिए यदि अगले 60 दिन तक ये दोनों ही देश जिन 14 सूत्रों के MOU पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं और सीज फायर का ये समझौता हम सभी के सामने आ गया है, यदि इस पर अमल करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए ये न सिर्फ आज राहत भरी खबर होगी, 60 दिनों तक यदि इसका दोनों देश पालन कर लेते हैं तो आगे चलकर क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और वैश्विक शांति सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज हमने उठते हुए देखा। और यदि हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगले 60 दिनों तक निर्बाध रूप से खोल देने की बात ईरान ने कही है। अमेरिका ने भी नेवल ब्लॉकेड को उठाने की बात की है, लेकिन इसमें एक क्लॉज मैंने पढ़ा, उसमें ये मेंशन्ड है ईरान की तरफ से कि 60 दिनों के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले वेसल्स पर अपना टैक्स लगाएगा। तो यहां पर एक थोड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आता है। फिलहाल ये देखना राहत भरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात हो गई है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी टोल टैक्स के। वहीं क्षेत्र में किसी प्रकार का ऑल राउंड सीज फायर की बात की गई है, किसी प्रकार का कोई अटैक कोई पार्टी नहीं करेगी। इसमें लेबनान को शामिल कर लिया गया है।
अच्छा, ईरान पर से सैंक्शंस उठाने की बात है, ईरान पर जो एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगे हुए थे वो उसमें वेवर देने की बात अमेरिका ने की है। तो भारत जैसे देशों के लिए एक अच्छी खबर होगी जो अब ईरान से तेल और गैस ले पाएंगे। इससे न सिर्फ हमारे दूसरे देशों पर ऊर्जा की निर्भरता कम होगी, जो समय है, जितना समय रशिया से हम तक तेल और गैस आने में लगता है या दूसरे देशों से हम तक तेल और गैस आने में लगता है, उसका लगभग आधा समय ईरान से सीधे हम तक तेल और गैस आने में लगेगा। तो ये मैं एक उदाहरण दे रही हूं कि इस प्रकार से दूसरे देशों के लिए भी ये सीज फायर एक राहत भरी खबर लेकर के आता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के भी ईरान ने इन 14 सूत्रों में विश्वास जताया है कि वो किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियर अस्त्र या शस्त्र बनाने नहीं जा रहा है। सैंक्शंस भी उठाने की बात अमेरिका ने की है, लेकिन वो सशर्त है आईएईए के इंस्पेक्शंस यहां पर जारी रहेंगे ईरान में। तो ये एक देखें तो युद्ध बंदी के लिहाज से, मैरीटाइम ट्रेड और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, न्यूक्लियर मैटर्स के लिहाज से यदि हम देखें और ओवरऑल यदि हम वैश्विक शांति और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये जो 14 सूत्र है महत्वपूर्ण है और इसमें और पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है निभाए। और इस दिशा में ट्रंप लंबे वक्त से काम कर रहे थे और आखिरकार इस पर दस्तखत हो गए हैं। और पहले इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए, अब फाइनली जो है उस पर हार्ड कॉपी पे भी दस्तखत हो चुके हैं। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन भी इस पर दस्तखत कर चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जरा ये समझाइए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जंग तो बंद होनी थी, जंग बंद हो गई है और समझौते के पर दस्तखत भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस जंग से अमेरिका ने क्या हासिल किया। पूरी दुनिया एक तरह के मुश्किल में फंसी, अब उससे बाहर निकल रही है, हॉर्मुज खुल जाएगा, मैरीटाइम ट्रेड जो है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन ट्रंप ने क्या हासिल किया? ओबामा की डील से ये डील क्या फर्क है इसमें? ट्रंप ने ऐसा क्या खास अचीव किया अमेरिका के लिए इसमें? देखिए, मुझे जो मोटे तौर पे लगता है कि मुझे लगता है कि अमेरिका अपनी साख बचाने में लगा हुआ था और उनकी कितनी साख बच पाई है ये बात अभी 60 दिन के बाद और अच्छे तरीके से पता लगेगी। लेकिन जिस तरीके से सीनेटर टाउट का जो एक बयान आया कि ये एक अमेरिका के लिए, वाशिंगटन के लिए ह्यूज विन है और ये जो डील है जिसका आप जिक्र करें 2015 में जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे साइन हुआ था ओबामा के टाइम में, ये डील उस डील से बेहतर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 2-3 बातें अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस इसका करते हैं तो निश्चित रूप से 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। पहली बात कि जो क्या सारे स्टेक होल्डर्स को इस डील में शामिल किया गया है, यानी कि इजराइल का क्या होगा, इजराइल इसको कितना एक्सेप्ट करेगा, क्या अमेरिका दबाव डाल के करेगा। दूसरी बात की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, उनका क्या गारंटी है कि वो इजराइल और बाकी जगह किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे उस एक्टिविटीज को। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो इसमें जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, उसको ऑफ द नेगोशिएशन, ऑफ द डिस्कशंस रखा है। तो क्या महफूज हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज हैं, यूएई हैं, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, जिन पे इस युद्ध के दौरान अटैक हुए थे, तो क्या गारंटी है कि इस तरीके की कोई नहीं होगी। ये बेसिकली ईरान की तरफ से मोटे तौर पे देखने को। और एक और जो बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है कि ईरान का जो बगई का कमेंट आया था कि न्यू नॉर्मल्स होगा, मतलब नेगोशिएशन होगा ओमान के साथ बैठ के कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टैक्सेज लगाए जाएंगे कि नहीं। ये बहुत इशू हैं, क्या इन इशू पे सहमति बन पाएगी, क्या ये डील सस्टेनेबल डील होगी या नहीं होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि एक राहत है और एक राहत दुनिया के लिए राहत है और अमेरिका के लिए एक एग्जिट पॉइंट तलाशने में वो कामयाब रहे, यहाँ जीत है। लेकिन मोटे तौर पे मुझे लगता है कि जो 2015 की जो डील को 18 में विड्रॉ किया था उससे बेहतर मुझे डील नहीं लग रही, क्योंकि ट्रंप ने संजय जी, ट्रंप ने यही कहते हुए इस डील को खारिज किया था, बैड डील बताया था कि इसमें प्रॉक्सीज को शामिल नहीं किया गया, इसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को शामिल नहीं किया गया। वो दोनों पॉइंट्स मौजूदा डील में भी नहीं है। बहरहाल पंकज जी आपके पास आएंगे और इसके इकोनॉमिक पहलू को समझेंगे। डील में अमेरिका ने ईरान की एक बड़ी शर्त मानी है, ईरान को $300 बिलियन का मुआवजा दिया जाएगा। यूएस और उसके सहयोगी देश जो खाड़ी के देश है वो $300 बिलियन तक का
इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के तरीके से ये मदद की जाएगी, जिससे रीडेवलपमेंट का काम होगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम होना है, जो तबाही हुई है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको बनाने के काम के लिए $300 बिलियन की मदद ईरान को की जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। इतने बड़े रकम का फ्लो होना ये भी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक राहत भरी खबर होगी। अमेरिका और ईरान के बीच डील साइन हो जाने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से अब कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से होगी। डील में ईरान 60 दिनों तक किसी भी तरह का कोई चार्ज यानी कि टोल टैक्स नहीं लेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरे एरिया से 30 दिन में समुद्री माइंस हटाएगा। जो वहां पर माइंस ईरान की तरफ से लगाई गई थी, उनको हटाने को लेकर भी इस डील में चर्चा हुई है और 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाएगी। हॉर्मुज के संचालन के लिए ईरान ओमान के साथ बातचीत करेगा। तो ये जो डील लगातार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पंकज जी, अगर इसके इकोनॉमिक पहलू को देखें, आर्थिक रूप से इस डील को समझना चाहें, तो एक चीज जो ईरान के फेवर में होती हुई दिख रही है वो ये कि जितना भी तबाही, डिस्ट्रक्शन अमेरिका और अदर स्टेक होल्डर्स ने किया था, उस लिहाज से अब एक फंड बनाया जाएगा डेडिकेटेड, जो अलग अलग चरणों में ईरान को दिया जाएगा ताकि ईरान का डेवलपमेंट हो सके, वहां पर एक बार फिर से विकास को रफ्तार मिल सके। और इसके अलावा अगर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑयल सेक्टर और मैरीटाइम अफेयर्स की बात करें, तो उसके लिहाज से भी बहुत बड़े समझौते इस डील में होते हुए दिखे हैं। हाँ ज्योत्सना जी, ये बहुत बड़ी न्यूज है। और जो फंड की बात आपने किया, $300 बिलियन का फंड है, वो 28 लाख करोड़ के आसपास होता है अगर इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करें। इसकी फाइन प्रिंट आने बाकी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पैसे होंगे ग्रांट के रूप में ईरान को दिए जाएंगे, ना कि किसी डेट के रूप में। और अगर ग्रांट के रूप में इतना बड़ा ईरान में पैसा मिलता है तो ईरान के पुनर्निर्माण में ये बहुत बड़ी सहायता करेगा। क्योंकि ओवर द पीरियड इतने सालों से ईरान सैंक्शंस झेल रहा था, बहुत से उसके कार्यक्रम रुके हुए थे, वो सारे कार्यक्रम एक साथ खुलेंगे, सारे प्रतिबंध जो एक साथ खुलेंगे। और सबसे बड़ी न्यूज जो मुझे इसमें अच्छी लगी कि ईरान पर से वो सैंक्शंस हटाए जाएंगे और ईरान इज फ्री टू एक्सपोर्ट हिज ऑयल एंड गैस। तो जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, वो अपने ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो अनदर वे से जो है दूसरे देशों को बेच रहा था, वो ओपन मार्केट में आ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे ऑयल गैस की सप्लाई लाइन जो है वो अच्छी होने के न्यूज से, उसमें दो कारण। एक तो हार्मुज स्ट्रेट खुलने से अदर कंट्रीज के जो ऑयल एंड गैस जाते थे अदर कंट्रीज को, जो 20% सप्लाई पे एक तरह से नाकाबंदी लगी थी, 20% सप्लाई रिस्क में आई थी, वो तो कम हुई है। ईरान भी अब फ्री फ्लो ऑफ एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस का कर सकता है। तो जो सप्लाई लाइन पे दोहरा असर पड़ा है हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान की सप्लाई बढ़ने से, उससे ओपेक देश पे भी जो है वो अपने ऑयल और गैस को लेकर जो उनका वो कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है, उनकी भी सप्लाई जो है बढ़ेगी, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये सप्लाई भी दूसरे देशों को बढ़ेगी। तो जब इकोनॉमिक का की साधारण सा रूल है, जब भी सप्लाई ईज होती है और डिमांड यथावत रहता है तो प्राइस ड्रॉप होता है। तो पूरे दुनिया में इसका इकोनॉमिक असर देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार, जब से शुभ सूचना आई है कि डील होने वाली है, तब से जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। तो ईरान के लिए भी शुभ सूचना है, उसको $300 बिलियन का फंड मिलेगा, उसको व्यापार करने का मौका मिलेगा, उसकी सॉवरेंटी को एक्सेप्टेंस मिला है। तो दूसरे देश भी जो ईरान से सौदा करते थे, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस का भय रहता था, वो भय भी हटेगा। तो एक तरह से ईरान मेन लीग में आ गया और ईरान एक बड़ा और देश उसके है, फ्रीज उसके पास एसेट्स बड़ी भी चरणबद्ध तरीके से रिलीज किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी राहतें ईरान के लिए इसमें है। और एक बहुत बड़ी राहत दुनिया भर के लिए ये कि जिस एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात इस जंग के बाद हो रही थी, इस समझौते के बाद अब वो क्राइसिस भी काफी हद तक धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना अहम है, यह भी आपको बताते हैं। दुनिया का लगभग 20 से 30% ऑयल इसी रूट से होकर के गुजरता है। करीब 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना इस रूट से होकर के दुनिया के अलग अलग देशों तक जाता है। तेल के साथ साथ दुनिया की 20% एलपीजी और एलएनजी गैस की सप्लाई भी इसी रूट से हो रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाला 84% तेल चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को जाता है। चीन अपना 90% ईरानी तेल इसी रास्ते से हासिल करता है। ईरान का अपना तेल निर्यात भी इसी रूट पर निर्भर करता है। मतलब यह कि इस रास्ते पर अगर जंग के बादल मंडराते रहे तो खुद ईरान भी इसकी वजह से मुश्किल में रहा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा इसको जो आर्मी ब्लॉकेड, जो नेवी ने वहां ब्लॉकेड कर रखा है
और जो ईरान की तरफ से सारी चीज़ें थी, उस नज़रिए से समझाइए कि अब वहाँ से कारोबारी जहाज़ जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उनकी आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। अमेरिका कब तक अपने नेवी ब्लॉकेट को हटा लेगा? अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर? क्योंकि हमने परसों ही सुना था कि ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया कि नेवी वहाँ से हटाई जाए। भाई हुसैन, ये करीबन 30 से 35 दिन का ये पूरा प्रोसेस है जो कि अमेरिकन के द्वारा, जो अमेरिकन नेवी है, उसके अलावा जो अमेरिका के मल्टीपल एसेट्स इस जगह पर डिप्लॉयड हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद अल्डुकुम यानी ओमान की तरफ से होते हुए। आपको ध्यान होगा जब भारतीय जो मर्चेंट शिप था, उसके अलावा जो फ्लैगशिप किसी और कंट्री की थी लेकिन भारतीय उस पर थे, जब उस पर अटैक हुआ था तो उस दौरान, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके थे। लेकिन अब जब ये म्यूचुअल MOU पे साइन हो गया है, दोनों देशों की तरफ से ये साइन किया गया है, तो इसमें जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें से 2-4 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है जिसका असर अब इसके दोनों के बीच पड़ेगा। लेकिन जो IRGC है, यानी ईरान की IRGC को या ईरान के सेंटिमेंट्स को इसमें नज़रअंदाज करना बहुत जल्दबाजी होगा। इसीलिए जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है 60 दिन का, उसके बाद इसकी दिशा और दशा किस आधार पर यह आगे जा रहा होगा ये दिखाई देगा। हालांकि अमेरिकन जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कि अमेरिकन नेवी को करीबन 30 से 35 दिन का वक्त लगेगा यहाँ से सबको सैनिटाइज करते हुए इस पूरे एरिया को वैकेंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले वेट एंड वॉच की स्थिति होगी कि ईरान अपने जो माइंस हैं, जो खास तौर पे उसने ब्लॉकेट लगा रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जिसका इम्पैक्ट मतलब ओमान तक था, उन सभी एरियाज को वो बिल्कुल क्लियर आउट करें और क्लियर आउट करते हुए जो उन्होंने अलग अलग जगहों पर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट कर रखा है वेपन्स का, मिसाइल्स का, उन सबको वहाँ से हटाए। दूसरी एक और बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है जिसमें न्यूक्लियर की बात की गई और यूरेनियम की बात की गई। तो इसके ऊपर मल्टीपल एजेंसीज IAEA खुद इस पे नज़र रखेगा, इस पे ये बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भूमिका, जैसा भी एक्सपर्ट भी बता रहे थे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभी भी प्रश्न चिन्ह कायम है। क्योंकि ईरान के साथ जो थे उनकी भूमिका क्या होगी और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो इजराइल वो इस को किस तरीके से आगे देखता है, और पाकिस्तान जो साइलेंट फीचर के तौर पर यहाँ पर मौजूद है उसकी आगे भूमिका क्या होगी। तो ये एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है जिसके आधार पर सब देखा जा रहा है। मनीष, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। अगर ये जिस तरह से समझौता हुआ है आगे उसी दिशा में चलता है तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से इस समझौते को लेकर नाराजगी जताई थी। इजराइल ने कहा था कि वो लेबनान का वो वहां पर जहां उनकी सेना की डिप्लॉयमेंट है उस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि स्टेक होल्डर्स को कैसे मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हूती, इनको किस तरह से ये पूरा मैसेज और डील के लिहाज से चीजों को कन्वे किया जाता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को हमारे दर्शकों को और अच्छे से समझाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आज की अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से यह खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान में आज फैसले का दिन है और यह फैसला दिल्ली में हो जाएगा। आज ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई है या नहीं। ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में संसद भवन परिसर में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मकसद ही ये साबित करना है कि सारे सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इस बैठक के लिए सभी सांसदों को चिट्ठी बाकायदा लिखी गई है, व्हिप जारी किया गया है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के 6 सांसद बगावत कर चुके हैं और उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी सौंपकर अलग गुट को मान्यता देने की भी अपील की है। तो बेहद अहम दिन आज का। कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा उसके बाद आज शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। और अब देखना यह होगा कि 11 बजे होने वाली इस बैठक में संसद भवन परिसर में कौन कौन सांसद 9 में से शामिल होता है। हालांकि कल जिस तरह से आपने पूरा घटनाक्रम देखा, आपने देखा कि कुछ जो बागी उद्धव गुट के सांसद हैं वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए गए थे और स्पीकर को बाकायदा एक अलग गुट बनाने की चिट्ठी उनकी तरफ से दी गई थी। आम आदमी पार्टी को भी तोड़ दिया, शिवसेना को भी पहले एक बार तोड़ दिया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, वापस तृणमूल के बाद शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस देश में ये क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है?
हमारे 2 4 5 सांसद टूटे या तृणमूल के कांग्रेस टूट गए, उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म होती है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, पार्टी के वोटर और जमीन पे ही रहते हैं। हमारी पार्टी एमएलए और एमपीज के लिए नहीं बनी है ना, हमारी पार्टी तो सड़क पर लड़ने वाली पार्टी है। बुधवार को उद्धव गुट के 3 लोकसभा सांसद ही मीडिया के सामने आए थे, राजाभाऊ वाजे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। इसके बाद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। इस मीटिंग से पहले अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को 4 पेज का एक खत देकर यह दावा किया था कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में स्पीकर कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात को जरूर सुने। नहीं कि कोई ग्रुप अगर हमारे से यहाँ पे आता है तो उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचे, हमको मिले, हमारी सुने और कायदे में जिस तरह से प्रावधान है कोई ग्रुप इस तरह से मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज होना है तो पार्टी को मर्ज होना पड़ता है, पूरे के पूरे पार्टी को उस संख्या के साथ में मर्ज होती है तो बात होती है। ग्रुप को मर्ज होने का प्रावधान नहीं है, वो हमने दिखा दिया है और उस तरह की व्यवस्था ना दे के सरकार की जो उन्होंने कहा। तो आपने सुना उद्धव गुट के सांसदों को। इस वक्त सचिन चौधरी और समीर भीसे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली और मुंबई से। सचिन, देखिए आज तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की जो सांसदों की किस्मत का फैसला है वो दिल्ली में होगा, और खासकर अगर उद्धव की शिवसेना की बात की जाए तो उसका फैसला राजधानी दिल्ली में होगा। 11 बजे जो बैठक बुलाई गई है, अब देखना यह है कि उसमें कितने सांसद आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक बुलाई गई है इसकी तरफ जो है सभी की नजरें रहेगी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो व्हिप जारी किया गया है उस व्हिप जारी करने से पहले ही सांसदों से, जो बागी सांसद है उनसे मुलाकात हो गई थी, उनका लेटर साइन हो गया था और लेटर जो है उस स्पीकर के पास चला भी गया है। ऐसे में अब ये इसके बाद जो व्हिप जारी किया गया तो अगर ये सांसद आज के बैठक में नहीं भी आते हैं तो ये फिर एक कानूनी लड़ाई में की तरफ चला जाएगा और स्पीकर के पास सब अधिकारी जाएंगे कि उनका निलंबन किया जाता है, और निलंबित किया भी जाता है तो फिर स्पीकर के पास ये पूरा अधिकार रहेगा, पार्टी उनको निलंबित भी करती तो। लेकिन जिस तरह से ये पूरी राजनीति चल रही है, उद्धव ठाकरे शिवसेना को अभी भी विश्वास है कि 1 से 2 सांसद आज की बैठक में आ सकते हैं। संजय राउत कल से ही कह रहे हैं, उनका यह भी दावा है कि कुछ सांसदों के फेक साइन जो है वो लेटर पर लिए गए हैं। वो सांसद जो है उनकी तरफ से जब आधिकारिक रूप से कोई पत्र जाएगा लोकसभा स्पीकर दफ्तर में कि हाँ मेरा जो साइन है वो मेरा जो हस्ताक्षर है वो फेक है, तो फिर वो बात समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले नजरें रहेगी कि आज जो 11 बजे पार्लियामेंट्री हाउस में, संसद भवन में जो पार्टी के दफ्तर में बैठक बुलाई गई है पार्लियामेंट्री दल की, उसमें कितने सांसद आते हैं। 3 तो जो है उद्धव ठाकरे गुट के साथ में है। इस वक्त मैं अरविंद सावंत के निवास के बाहर जो है मौजूद हूं। अरविंद सावंत पार्टी के ग्रुप लीडर है और उन्होंने पत्र जारी किया था, स्पीकर को कहा था और कल मुलाकात भी की थी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है शिवसेना यही असली पार्टी है, इसके अलावा और किसी गुट को मान्यता न दी जाए। मान्यता दी जाती तो उनके पास कानूनी रास्ते हैं। किसी गुट का विलय जो है वो किसी पार्टी में नहीं हो सकता है, किसी पार्टी का विलय जो है पार्टी में किया जा सकता है। ये भी उन्होंने एक वहां पर बात कही है, लेकिन इन सब बातों का कितना असर होता है ये अब सामने आएगा 11 बजे जब आज मीटिंग होगी, जिसके लिए बाकायदा व्हिप जारी की गई है उद्धव ठाकरे की पार्टी की जानिब से, लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मुंबई में इस वक्त क्या चल रहा है, उद्धव ठाकरे को कितना भरोसा है कि वो अपनी पार्टी की टूट को बचा लेंगे? समीर, आप जरा बताइए इस वक्त मुंबई में क्या बातें चल रही हैं, क्या अब भी कोई भरोसा है? क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसमें अभी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ऑपरेशन टाइगर वाकई में कामयाब हो गया। क्या कुछ गुंजाइश उद्धव ठाकरे को लग रही है कि जो बागी हो रहे थे उनको मना लेने का कोई अब भी कोई गुंजाइश बाकी बची है? बिल्कुल, पूरी कोशिश जो है पार्टी की ओर से चल रही है। जो दिल्ली में नेता बैठे हुए हैं, खासकर संजय राउत हो, अरविंद सावंत हो, अनिल देसाई हो, ये पार्टी के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे खासम खास है, सारे के सारे नेता माने जाते हैं जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जो बागी हैं, जो टूटकर अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात की जाए, उन्हें मनाया जाए।
खासकर ओमराजे निंबाळकर एक ऐसा नाम है जो खुद आकर उन्होंने कई बार मंचों से कहा है कि उनके बिल्कुल जो मुश्किल दौर में शिवसेना ने उनका साथ दिया है, ऐसे में शिवसेना कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में एक बात जरा जल्दी से बता दीजिए, क्या बागी गुट के सांसदों से कोई फोन पे संपर्क हो पाया कि सबके फोन नॉट रीचेबल रहे पिछले 24 घंटे में? बिल्कुल, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई अपना जो लोकेशन है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके पीए उनसे सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बात हुई थी संजय दीना पाटिल से, उन्होंने कहा था मैं मुंबई में ही हूँ। कल ओमराजे निंबाळकर से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो पुणे में ही, हालांकि बाद में ये खबरें ये भी आई कि वो दिल्ली जाकर फिर से पुणे लौट गए हैं। तो इस तरह की खबरें कल चलती रही, लेकिन कल प्रत्यक्ष तौर पे कुछ सांसदों ने फोन उठाए थे और मीडिया से बात की थी। हमने खुद बात की थी 2 लोगों से, लेकिन आज की डेट में कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई अपना लोकेशन भी किसी तरह से उनका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन जी चलिए, कुछ तो पक रहा है। बिल्कुल कुछ तो पक रहा है। क्या पक रहा है, बस 11 बजे की मीटिंग के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कौन कौन पका रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। आप दोनों से दिन भर हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। तो बेहद अहम दिन आज का। कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद आज शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। और अब देखना यह होगा कि 11 बजे होने वाली इस बैठक में संसद भवन परिसर में कौन कौन सांसद 9 में से शामिल होता है। हालांकि कल जिस तरह से आपने पूरा घटनाक्रम देखा, आपने देखा कि कुछ जो बागी उद्धव गुट के सांसद हैं वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए गए थे और स्पीकर को बाकायदा एक अलग गुट बनाने की चिट्ठी उनकी तरफ से दी गई थी। आम आदमी पार्टी को भी तोड़ दिया, शिवसेना को भी पहले एक बार तोड़ दिया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, वापस तृणमूल के बाद शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस देश में ये क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? हमारे 2, 4, 5 सांसद टूटे या तृणमूल के कांग्रेस टूट गए, उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म होती है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, पार्टी के वोटर और जमीन पे ही रहते हैं। हमारी पार्टी एमएलए और एमपीज के लिए नहीं बनी है ना, हमारी पार्टी तो सड़क पर लड़ने वाली पार्टी है। बुधवार को उद्धव गुट के 3 लोकसभा सांसद ही मीडिया के सामने आए थे, राजाभाऊ वाजे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। इसके बाद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। इस मीटिंग से पहले अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को 4 पेज का एक खत देकर यह दावा किया था कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में स्पीकर कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात को जरूर सुने। एक पत्र दिया है, लेटर दिया हुआ है कि कोई ग्रुप अगर हमारे से यहाँ पे आता है तो उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचे, हमको मिले, हमारी सुने और कायदे में जिस तरह से प्रावधान है, कोई ग्रुप इस तरह से मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज होना है तो पार्टी को मर्ज होना पड़ता है, पूरे के पूरे पार्टी को उस संख्या के साथ में मर्ज होती है तो बात होती है। ग्रुप को मर्ज होने का प्रावधान नहीं है, वो हमने दिखा दिया है और उस तरह की व्यवस्था ना दे के सरकार के जो उन्होंने। तो आपने सुना उद्धव गुट के सांसदों को। इस वक्त सचिन चौधरी और समीर भीसे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली और मुंबई से। सचिन, देखिए आज तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की जो सांसदों की किस्मत का फैसला है वो दिल्ली में होगा और खासकर अगर उद्धव की शिवसेना की बात की जाए तो उसका फैसला राजधानी दिल्ली में होगा। 11 बजे जो बैठक बुलाई गई है, अब देखना यह है कि उसमें कितने सांसद आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक बुलाई गई है इसकी तरफ जो है सभी की नजरें रहेगी। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो व्हिप जारी किया गया है, उस व्हिप जारी करने से पहले ही सांसदों से, जो बागी सांसद है, उनसे मुलाकात हो गई थी, उनका लेटर साइन हो गया था और लेटर जो है उस स्पीकर के पास चला भी गया है। ऐसे में अब ये इसके बाद जो व्हिप जारी किया गया, तो अगर ये सांसद आज के बैठक में नहीं भी आते हैं तो ये फिर एक कानूनी लड़ाई में की तरफ चला जाएगा और स्पीकर के पास सब अधिकारी जाएंगे कि उनका निलंबन किया जाता है और निलंबित किया भी जाता है तो फिर स्पीकर के पास ये पूरा अधिकार रहेगा, पार्टी उनको निलंबित भी करती तो। लेकिन जिस तरह से ये पूरी राजनीति चल रही है, उद्धव ठाकरे शिवसेना को अभी भी विश्वास है कि 1 से 2 सांसद आज की बैठक में आ सकते हैं।
संजय राउत कल से ही कह रहे हैं, उनका ये भी दावा है कि कुछ सांसदों के फेक साइन जो है वो लेटर पर लिए गए हैं। वो सांसद जो है उनकी तरफ से जब आधिकारिक रूप से कोई पत्र जाएगा लोकसभा स्पीकर दफ्तर में कि हाँ मेरा जो साइन है वो मेरा जो हस्ताक्षर है वो फेक है, तो फिर वो बात समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले नजरें रहेगी कि आज जो 11 बजे पार्लियामेंट्री हाउस में, संसद भवन में जो पार्टी के दफ्तर में बैठक बुलाई गई है पार्लियामेंट्री दल की, उसमें कितने सांसद आते हैं। 3 तो जो है उद्धव ठाकरे गुट के साथ में है। इस वक्त मैं अरविंद सावंत के निवास के बाहर जो है मौजूद हूं। अरविंद सावंत पार्टी के ग्रुप लीडर है और उन्होंने पत्र जारी किया था, स्पीकर को कहा था और कल मुलाकात भी की थी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है शिवसेना यही असली पार्टी है, इसके अलावा और किसी गुट को मान्यता न दी जाए। मान्यता दी जाती तो उनके पास कानूनी रास्ते हैं। किसी गुट का विलय जो है वो किसी पार्टी में नहीं हो सकता है, किसी पार्टी का विलय जो है पार्टी में किया जा सकता है। ये भी उन्होंने एक वहां पर बात कही है। लेकिन इन सब बातों का कितना असर होता है ये अब सामने आएगा 11 बजे जब आज मीटिंग होगी जिसके लिए बाकायदा व्हिप जारी की गई है उद्धव ठाकरे की पार्टी की जानिब से, लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मुंबई में इस वक्त क्या चल रहा है, उद्धव ठाकरे को कितना भरोसा है कि वो अपनी पार्टी की टूट को बचा लेंगे? समीर आप जरा बताइए, इस वक्त मुंबई में क्या बातें चल रही हैं? क्या अब भी कोई भरोसा है? क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसमें अभी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ऑपरेशन टाइगर वाकई में कामयाब हो गया। क्या कुछ गुंजाइश उद्धव ठाकरे को लग रही है कि जो बागी हो रहे थे उनको मना लेने का कोई अब भी कोई गुंजाइश बाकी बची है? बिल्कुल पूरी कोशिश जो है पार्टी की ओर से चल रही है। जो दिल्ली में नेता बैठे हुए हैं, खासकर संजय राउत हो, अरविंद सावंत हो, अनिल देसाई हो, ये पार्टी के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे खासम खास सारे के सारे नेता माने जाते हैं जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जो बागी हैं, जो टूट कर अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात की जाए, उन्हें मनाया जाए। खासकर ओम राजे निम्बालकर एक ऐसा नाम है जो खुद आकर उन्होंने कई बार मंचों से कहा है कि उनके बिल्कुल जो मुश्किल दौर में शिवसेना ने उनका साथ दिया है, ऐसे में शिवसेना कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में एक बात जरा जल्दी से बता दीजिए, क्या बागी गुट के सांसदों से कोई फोन पे संपर्क हो पाया कि सबके फोन नॉट रीचेबल रहे पिछले 24 घंटे में? बिल्कुल, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई अपना जो लोकेशन है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके पीए उनसे सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बात हुई थी संजय दीना पाटिल से, उन्होंने कहा था मैं मुंबई में ही हूँ। कल ओम राजे निम्बालकर से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो पुणे में ही, हालांकि बाद में ये खबरें भी आई कि वो दिल्ली जाकर फिर से पुणे लौट गए हैं। तो इस तरह की खबरें कल चलती रही। लेकिन कल प्रत्यक्ष तौर पर कुछ सांसदों ने फ़ोन उठाए थे और मीडिया से बात की थी। हमने खुद बात की थी 2 लोगों से, लेकिन आज की डेट में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई अपना लोकेशन भी किसी तरह से उनका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन जी चलिए, कुछ तो पक रहा है। बिल्कुल कुछ तो पक रहा है। क्या पक रहा है, बस 11 बजे की मीटिंग के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कौन कौन पका रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। आप दोनों से दिन भर हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टीएमसी में टूट और शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बाद अब यूपी का सियासी पारा भी गरमाने लगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 30 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गनीमत है कि बीजेपी उन्हें ले नहीं रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इन सभी दावों को बेबुनियाद बताया, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी देकर उन सांसदों के नाम दिए हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक और पोस्ट किया। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान चलाने की नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव के ब्राह्मण सम्मेलन की हवा निकालते हुए ओपी राजभर ने ब्राह्मणों के तिरस्कृत करने का आरोप लगाकर कहा, समाजवादी पार्टी के बागी सांसदों का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा वाला बयान देकर इस ओर इशारा भी कर दिया। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई। 16 महीने बाद ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने ट्रेड, सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हमलों में मारे गए 3 नाविकों का मुद्दा उठाया। इस पर ट्रंप ने आने वाले दिनों में भारत के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में शांति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोलने पर भी जोर दिया। बेकाबू एसयूवी की चपेट में कैसे आ गई एक स्कूटी सवार? हमीरपुर के लोग क्यों कह रहे हैं कि बेटा कपूत निकल गया?
घर पर डंडे और सरिया से हमला, कहां पूरे मोहल्ले में गुंडों से है दहशत। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। भीषण सड़क हादसे का पहला वीडियो। इसी सड़क हादसे का दूसरा वीडियो। शोरूम के अंदर लगे सीसीटीवी के वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूटी आकर रुकती है। स्कूटी पर महिला सवार है, लेकिन जैसे ही स्कूटी रुकती है अगले ही पल ब्लैक कलर की एसयूवी उसे उड़ाती हुई निकल जाती है। अब इसी हादसे की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी की है। दो महिलाएं बात कर रही थीं, तभी बेकाबू रफ्तार में एक कार स्कूटी को उड़ाते हुए आगे जाकर टकरा कर रुक गई। कार इतनी तेज रफ्तार में निकली कि महिला बाल बाल बच गई और दौड़ती हुई किनारे होकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी। हादसे की तस्वीरें मुंबई के विले पार्ले पूर्व स्थित मोगी बाई मार्केट के पास की हैं। इस दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर है। मार्केट में बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक एसयूवी ने पहले तो स्कूटी सवार को टक्कर मारी, फिर आगे दो लोगों को रौंद दिया। स्कूटी चला रही 41 साल के किंजल हिरेन शाह ने तेजी से आ रही एसयूवी को देख लिया था, इसलिए वो रुक गई, लेकिन यही उनके लिए जानलेवा साबित हो गई। एसयूवी ने उन्हें स्कूटी के साथ उड़ा दिया और हादसे में उनकी मौत हो गई। कार कितनी तेजी से दौड़ रही थी वो आप इसकी हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने कार के ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। गली में गुंडों की टोली पहुंची है। किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के हाथ में सरिया और किसी के हाथ में हथौड़े। ये घर के सामने पहुंचते हैं और फिर दरवाजे पर डंडे और सरिया से वार करने लगते हैं। एक बदमाश दरवाजे पर वार कर रहा था तो दूसरा घर के अंदर पत्थर मारने लगा। इसी बीच एक बदमाश घर के बाहर खड़ी बाइक और स्कूटी को नुकसान पहुंचाने लगा। पहले स्कूटी को गिराया और फिर डंडे से उसे तोड़ने लगा। एक घर में तोड़फोड़ के बाद बदमाश उसके सामने वाले घर की तरफ बढ़े, गाली गलौज की और फिर उसके दरवाजे पर भी लाठी डंडों से वार करने लगे। बदमाशों की यह सरेआम गुंडागर्दी गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके के डॉक्टर अंबेडकर नगर की है। सोमवार की शाम करीब 6 बजे गुंडों की टोली पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हमला राजू नामक युवक के घर पर किया गया। दोनों गुटों में पुरानी रंजिश के चलते पिछले 2 दिनों से ये गुंडे लगातार गली में आकर हंगामा कर रहे थे। लाठी डंडे और सरिया के साथ साथ ईंट पत्थरों से घर पर हमला कर रहे थे। पता ये भी चला है कि पहले भी दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके हैं और अब एक बार फिर पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। गांव के तिराहे पर पुलिस और पब्लिक के बीच जोर आजमाइश हो रही है। एक मोबाइल को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच दंगल छिड़ा है। एक 112 नंबर पर दो पक्षों में विवाद की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस वालों को कुछ लोगों ने घेर लिया। धक्का मुक्की करने लगे, हाथापाई शुरू हो गई। इधर एक पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की हो रही थी तो दूसरे पुलिस वाले उनका वीडियो बना रहे थे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर के पटरौना कोतवाली इलाके के बिंद बलिया गांव की है।
जहां विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर दी। पुलिस के साथ धक्का मुक्की का ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ऑटो खचाखच भरा पड़ा है, पीछे बच्चे हैं, बीच में महिलाएं और आगे भी लोग बैठे हैं। बिना इस बात की परवाह किए कि अगर कुछ भी हुआ तो एक दो नहीं बल्कि पूरी 19 जानें खतरे में पड़ सकती हैं। हाल ऐसा है कि ड्राइवर तक ढंग से बैठ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर ऑटो चला रहा है। कितनी रवानी है? बच्चा है, सब बच्चा है। नहीं, कितने हैं? बच्चा है, बच्चा का है। कितने? बंदा है, बच्चा है सब। 15 रवानी? बच्चा है, बच्चा। अगर कोई हादसा हो जाए तो? नहीं, हमारा बच्चा अपनी रवानी है। नहीं तो अपनी रवानी के आगे कितनी है? आगे 3 सवारी है। 3 सवारी। 3 का 5 है आगे? आगे 5 ना देखो आप। देखो 2 या 2 4 तुम्हें मिलाई के। वीडियो यूपी के कन्नौज का है, जहां ड्राइवर ऑटो में 19 सवारियां भरकर ले जा रहा था और जब उसे रुकने को कहा गया तो वो यही बोलता रहा कि इसमें ज्यादातर सवार बच्चे हैं। हालांकि ट्रैफिक टीएसआई ने ऑटो का पीछा कर रुकवाया और जब गिनना शुरू किया तो वो भी हैरान रह गए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मामले में ऑटो को सीज कर लिया गया है और सवारियों को दूसरी गाड़ियों से भिजवाया गया। व्यक्ति दौड़ता हुआ घर से निकला और अचानक सामने से शख्स ने हमला कर दिया। शख्स बिना रुके दे दनादन लकड़ी की पाटियां मारने लगा। इस दौरान महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। खून आपका ये जानकर खौलेगा कि पीटने वाला बेटा है और पिटने वाला पिता। वीडियो यूपी के हमीरपुर का है, जहां पिता की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। महज 11 सेकंड में 8 बार वार करके पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मां ने कई बार बचाने की कोशिश की, लेकिन सन की बेटे ने 60 वर्षीय शिवराम अहिरवार को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।